गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम एलटी बायोलॉजी एंड जेडबीसी ग्रुप का जो लेक्चर देख रहे हैं, इसमें हम आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिक अणु के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी को हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। मुख्यतया जब हम इसकी बात करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो हमारा हेरिडिटी मॉलिक्यूल है, उसको जब हम देखते हैं, जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर जहन में दो नाम आते हैं। एक आता है डीएनए और दूसरा स्टूडेंट्स ये आता है आरएनए। आप जानते हैं डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों अणुओं की, दोनों मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे। ये कैसे इनका उद्भव हुआ और कैसे इनको हेरिडिटी मटेरियल कहा गया और किस तरह से ये एक लक्षण को आनुवंशिक नेक्स्ट प्रोजेनी में पहुंचाते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आज जो देखेंगे उसमें हम आएंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल यानी कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड की खोज किस प्रकार हुई और इसका खोज का श्रेय किसको जाता है। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले जो नाम इस पर आता है वो फ्रेडरिक माइखर एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1869 में इन्होंने, इनको श्रेय जाता है न्यूक्लिक एसिड की खोज का। लेकिन अल्टमान एक साइंटिस्ट हैं, नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं, जो 1889 में इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इस एलटी में बनेंगे। देखो, न्यूक्लिक एसिड की खोज का श्रेय जो जाता है वो फ्रेडरिक माइखर को जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इसकी खोज की। और स्टार्टिंग में जब इसको नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया गया, और न्यूक्लिन से इसको न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया, जो आज तक हम जिसको पढ़ते आ रहे हैं, जो चलते आ रहा है, जो इसका औचित्यिक नेम है, वो नाम है इसका न्यूक्लिक एसिड, वो नाम दिया अल्टमान ने। तो इस सब सीरीज को जब हम देखेंगे तो इस सीरीज में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने एट फर्स्ट कोशिका की खोज की 65-66 में। देखो, ये कोशिका है, इस कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने इस कोशिका में इस न्यूक्लियस के बारे में बताया, यानी कि न्यूक्लियस की खोज करने का श्रेय जो गया वो रॉबर्ट ब्राउन को गया। रॉबर्ट ब्राउन 1831 पर। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, देखो नाइगेली एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने इस न्यूक्लियस पर स्टडी करी और उन्होंने ये पाया कि इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जब 1842 में नाइगेली स्टडी कर रहे थे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में तो स्टडी नहीं चल रही थी, लेकिन ये स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियस को, केंद्रक के बारे में। उस केंद्रक के अंदर इन्होंने देखा कि कुछ धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए गए हैं। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह के वहाँ पर छोड़ दिया, धागे नुमा स्ट्रक्चर। उस धागे नुमा स्ट्रक्चर की स्टडी बाद में वेल्डर नामक वैज्ञानिक ने 1888 में इसकी स्टडी की कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है। तो इसको इन्होंने क्रोमोसोम्स कहा, क्रोमोसोम का। यहाँ से न्यूक्लिक एसिड की खोज का प्रारंभ होना शुरू हुआ कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर हैं, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने क्रोमोसोम्स कह दिया। क्या कह दिया? क्रोमोसोम। अब इसी बीच में 1858 में जो हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि सेल के लिए कोशिका की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि कोशिका पहले से इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में विद्यमान है और उसी
पुरानी कोशिका से नई कोशिका का उद्भव हुआ है, विकास हुआ है। तो इन दोनों के बीच में 1842 और 1888 के बीच में रुडोल्फ वर्सो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1858 में ये बताया कि कोशिका जो है वो पुरानी विद्यमान कोशिकाओं से ही उनका उद्भव होता है। ठीक है। देन अब हमने जो स्टार्टिंग में आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड का खोज का श्रेय जाता है फ्रेडरिक माइखर को। देन 1869 में फ्रेडरिक माइखर ये साइंटिस्ट, इन्होंने खोज की, इन्होंने इस पर अध्ययन किया। किस पर? ये जो क्रोमोजोम है, जिनको वेल्डर ने क्रोमोजोम कहा। जब इस क्रोमोजोम पर इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने ये देखा कि इस क्रोमोजोम में सल्फर और फास्फोरस, ये दो प्रकार के केमिकल पाए गए। क्या पाया? देखो, फ्रेडरिक माइखर ने यह बताया कि यहाँ पर सल्फर और फास्फोरस पाया गया है, लेकिन जो सल्फर है वो बहुत कम मात्रा में है और फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में, हाई मात्रा में, हाई क्वांटिटी में, ये इन्होंने कहा। इसी खोज की वजह से इस फास्फोरस के बारे में जब इन्होंने बताया, इस फास्फोरस के कारण माइखर को न्यूक्लिक एसिड की खोज का श्रेय जाता है। देखो, बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि न्यूक्लिक एसिड की खोज का श्रेय किसको जा रहा है। तो न्यूक्लिक एसिड की खोज का श्रेय इस फास्फोरस को इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। इसको न्यूक्लिन नाम देने की वजह से इसका नाम इनको श्रेय गया कि इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद जब अगले साइंटिस्ट आए एल्टमान, तो उन्होंने जब इस सेल पर ये कोशिका, इसके न्यूक्लियस, क्रोमोजोम, इस पर स्टडी की, तो उन्होंने ये पाया कि जो क्रोमोजोम जहाँ सल्फर और फास्फोरस ये दो पाए गए, सल्फर बहुत कम है, फास्फोरस की अधिकता है। तो यह जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस का जो स्वभाव है, वो स्वभाव इन्होंने देखा कि वो कैसा है? एसिडिक है, एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का। तो एसिडिक नेचर होने की वजह से इन्होंने इस फास्फोरस को फॉस्फेटिक एसिड कह दिया, और एसिड कहने की वजह से इन्होंने जो न्यूक्लिन है, उस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कह दिया। न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया गया वो अल्टमान के द्वारा दिया गया। क्लियर? न्यूक्लिक एसिड की जो खोज की गई, वो खोज किसने की? माइखर ने की। तो ये दो हमारे इसमें कि किसने इसका खोज किया और किस तरीके से इनका आगे पता। आगे जब हम इसको देखते हैं, देखो, जब हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड को, तो ये तो इसकी खोज की बात हो गई। जब हम ये बताते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब जो न्यूक्लिक एसिड है, उस न्यूक्लिक एसिड में यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस न्यूक्लिक एसिड में 3 चीजें पाई गई हैं। ठीक है। कौशल नामक एक वैज्ञानिक आए 1893 में। कौशल नामक एक साइंटिस्ट आए 1893 में। इन्होंने कहा कि इस न्यूक्लिक एसिड में एक तो फास्फोरस, ठीक है, और दूसरा एक कार्बोहाइड्रेट और तीसरा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। मुख्यतया कौशल नामक वैज्ञानिक ने नाइट्रोजनस बेस पर अपना अध्ययन दिया, इस पर अपना टिप्पणी दी, नाइट्रोजनस बेस पर। देखो, न्यूक्लिक एसिड का जब भी हम अध्ययन करेंगे, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
इसका डिस्कशन तो हो गया कि फॉस्फोरस मिला, फॉस्फोरिक एसिड बताया अल्टमान ने, देन उसको हमने न्यूक्लिक एसिड कहा। अब बात आती है नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस की जो बात आती है तो इस पर कौशल नामक वैज्ञानिक ने ये कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड है हमारा, उस न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस की जब हम बात करते हैं तो वो एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग और एरोमेटिक रिंग से मिल के बना होता है। तो 2 इनको इसलिए कहा क्योंकि एक प्यूरिन है और एक पायरामिडिन। 2 न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के, और इन दोनों को अलग अलग जब देखा गया तो प्यूरिन बेस में एडेनिन और गुआनिन, और पायरामिडिन में थाइमिन और साइटोसिन। ये 4 तरीके के इन्होंने हमको नाइट्रोजनस बेस बताया। इस नाइट्रोजनस बेस के साथ साथ उन्होंने बाद में ये भी कहा कि ये थाइमिन की जगह कहीं कहीं पर हमें यूरेसिल भी मिलता है। ठीक, इन चारों को बताने के लिए यहाँ पर इनको 1910 में नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था 1910 में। ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ कभी कभी पूछी जाएगी कि नाइट्रोजनस बेस के बारे में किसने डिस्कशन किया था, किसने बताया था। तो नाइट्रोजनस बेस जो है हमारे, वो प्यूरिन और पायरामिडिन। प्यूरिन बेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें जब हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें एक हेक्सेन रिंग और एक पेंटेन रिंग, 2 रिंग प्राप्त होंगे। ठीक, और पायरामिडिन को जब हम देखेंगे तो वहाँ पर एक पेंटेन रिंग, सिंगल एरोमेटिक एक रिंग हमको मिलेगी, हेक्सेन रिंग मिलेगी। पेंटेन एक हेक्सेन रिंग मिलेगी, वहाँ पर एरोमेटिक एक रिंग। तो ये दोनों में डिफरेंस था। अब जो यूरेसिल और थाइमिन है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है कभी कभी कि यूरेसिल और थाइमिन में क्या अंतर है। तो जब हम देखते हैं इसमें, देखो यहाँ पर जो कौशल ने बताया, जब यूरेसिल की बात हम जब करते हैं और थाइमिन की जब हम बात करते हैं तो थाइमिन में एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा होता है इन कंपैरिजन टू यूरेसिल। इस यूरेसिल में ये नहीं पाया जाता। तो इसलिए बाद में इन्होंने, ये कुछ टाइम बाद इसको पता चला कि ये यूरेसिल भी एक नाइट्रोजनस बेस है। अगर टोटली नाइट्रोजनस बेस कितने हैं तो 5 हो गए, और सामान्यतया इनको विभाजित किया गया है 2 भागों में, प्यूरिन और पायरामिडिन में, 2 तरीके में। ठीक हो गया। अब जब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो शुगर की। तो लेविन एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने 1909 में अपनी थ्योरी दी। उन्होंने तीसरे इस न्यूक्लिक एसिड के 3rd पार्ट पर अपना डिस्कशन दिया। तीसरा पार्ट, वो तीसरा क्या है, शुगर। इन्होंने ये कहा कि जब हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड को, तो न्यूक्लिक एसिड में एक फॉस्फोरस जो एसिडिक नेचर का है, मॉलिक्यूल पाया गया है। दूसरा, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि नाइट्रोजनस बेस पाए गए हैं। तीसरा, जो एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, शुगर यहाँ पर पेंटोज शुगर पाई जाती है। इन्होंने कहा पेंटोज शुगर पाई जाती है। जो पेंटोज शुगर में 5 कार्बन होंगे उसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। हेक्सोज शुगर उसको कहेंगे जो 6 कार्बन होंगे। तो यहाँ पर वो शुगर पाई जाएगी जहाँ पर 5 कार्बन पाए गए हैं, पेंटोज शुगर उसको नाम दे दिया। ठीक हो गया, समझ गए यहाँ तक। अब इस पेंटोज शुगर को जब इन्होंने देखा तो इन्होंने ये बताया कि इस शुगर का नाम होगा राइबोज शुगर। ये ध्यान रखना, लेविन जो जिन्होंने शुगर के बारे में डिस्क्राइब किया, जिन्होंने शुगर के बारे में बताया, किसका शुगर, न्यूक्लिक एसिड का शुगर, जो पेंटोज शुगर है, उन्होंने इस शुगर को राइबोज शुगर का नाम दिया। इसके बाद जब बाद में स्टडी की गई 1929 यानी 20 साल के बाद, ठीक है, इसके बाद फिर इस पर स्टडी की गई तो ये पाया गया, ये देखा गया कि कहीं कहीं पर ये देखो यहाँ पर कार्बन फर्स्ट है और यहाँ पर कार्बन सेकंड है,
इस सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर आउट हो गया, वो नहीं है। और यहाँ पर ये जो राइबोज शुगर है, ओरिजिनल जो राइबोज शुगर है वो ये है, ये राइबोज शुगर जिसकी खोज लेविन ने की थी, वो ये राइबोज शुगर है। इसमें क्या है, पहला कार्बन, इसमें भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दूसरा कार्बन, यहाँ भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। लेकिन लेविन ने यहाँ पर ये बताया कि सेकेंड कार्बन से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कुछ न्यूक्लिक एसिड में ऐसा भी होता है, उनके शुगर में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकला होता है। उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकलने की वजह से इसको डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब इन्होंने यहां पर ये बताया कि हमारे पास दो प्रकार की शुगर है, एक डीऑक्सी और एक राइबोज शुगर। तो इस तरीके से डीऑक्सी राइबोज शुगर जहां पर पाई जाएगी उसको तो हम डीएनए कहेंगे, ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, और जहां पर राइबोज शुगर पाया जाएगा उसको हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। अब जाकर के न्यूक्लिक एसिड के जो दोनों तत्व हैं हमारे यहाँ पर, डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया कि डीएनए और आरएनए दोनों में यहाँ पर एक फॉस्फोरिक, ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस अगर हम डीएनए पर देखते हैं तो यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। और थर्ड की अगर हम बात करते हैं, थर्ड वन की, तो यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज शुगर पाए जाते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर पाए जाते हैं। आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल पाया जाता है, और दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस यहाँ भी 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, यहाँ पर यूरेसिल और साइटोसिन, ये 4 पाए जाते हैं। तो ये यूरेसिल आरएनए में और थाइमिन जो है वो डीएनए में पाया जाएगा। देन यहाँ पर अगर शुगर की बात करते हैं तो राइबोज शुगर पाए जाते हैं, राइबोज शुगर पाए। इस प्रकार से इन तीनों से इन्होंने बताया कि इन तीन चीजों से मिलकर के हमारा न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड जो बना है उस न्यूक्लिक एसिड को हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल कह रहे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब यहां पर 2 वर्ड और आगे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स। मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन से भी बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल हम इसको कह रहे हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब जब न्यूक्लिक एसिड को हम देखेंगे तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड्स। जब हम कह रहे हैं कि डीएनए और आरएनए इन तीनों से मिलके बने हैं, तो अब ये तीनों आपस में जुड़ते हैं। कैसे जुड़ रहे हैं? बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं, बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं, ठीक है। जहां पर फास्फोरस और शुगर मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना इस चीज को, जहां पर फास्फोरस और शुगर मॉलिक्यूल और उसके साथ नाइट्रोजनस बेस तीनों आपस में जुड़ जाते हैं, जहां पर फास्फोरस और यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल है और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ते हैं। ये तीनों अगर जुड़ जाते हैं तो इस श्रृंखला को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो जुड़ने की जो प्रोसेस है वो इस तरीके से, जब हम देखते हैं शुगर का स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं
तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है शुगर का, ठीक है। पेंटीन या हेक्सेन रिंग जब हम देखेंगे तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके 5वें कार्बन पर, 5th कार्बन पर जी इस तरीके से 1 2 3 4 यहाँ पर CH3 ऐसे अगर जुड़ गया तो ये 5वां कार्बन है। तो यहाँ पर अब फॉस्फोरस ऐसे करके ये जुड़ जाएगा और एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा 5th में। देन फिर अगला फॉस्फेट जो जुड़ेगा वो 3rd में जुड़ेगा। तो जब फॉस्फोरस और शुगर जुड़ते हैं तो 5-3 का एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। 5-3 का एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं और 3 में जब जुड़ता है 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब 5-3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ये आता है 5-3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के लिए 2 यहाँ पर हमको शुगर के मॉलिक्यूल चाहिए और 2 क्या चाहिए हमको, फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपस में जुड़ गए। देन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जो नाइट्रोजनस बेस है वो इस शुगर से यहां पर जुड़ेगा। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक, ये 2 बॉन्ड हैं, इनको आपको याद रखना है। इससे हमारे न्यूक्लिक एसिड की जो बैकबोन है वो बैकबोन तैयार होती है। ये बन रहा है जैसे, इस बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे और इस बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये 5वें पर है 1 2 3 4। उसके बाद ये कार्बन है यहाँ पर, ये 5वां कार्बन, 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस 5वें कार्बन को हम यहां पर इस तरह। देन अगर इसके बाद और एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जोड़ना है तो यहां जो आ जाएगा हमारा OH और यहां पर P आ जाता है, तो ये आपस में जुड़ करके H2O को बाहर करेंगे और यहां पर एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जुड़ेगा। तो ये 5 और 3 इन 2 पोजीशन पर ये जुड़ जाता है। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम न्यूक्लियोटाइड। अब जहां पर केवल हमारे पास नाइट्रोजनस बेस उसके साथ पेंटोज शुगर जुड़ी है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड होगा जहां पर नाइट्रोजनस बेस है, बेस मॉलिक्यूल एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन कोई भी हो सकती है, उनके साथ यदि हमारा क्या जुड़ गया, कोई भी शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोज शुगर जुड़ गई तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। ये ध्यान रखने की बात है आप लोगों की कि न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है हमारा वो DNA RNA यानी न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन है, उसको हम इसका बैकबोन कहेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इस तरीके से बेस, शुगर और फॉस्फेट, बेस और शुगर, इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। देन वी आर डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ DNA। जो न्यूक्लिक एसिड के मुख्य 2 हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, DNA और RNA, हम इनके स्ट्रक्चर को इसी तरह डीपली, जिस तरह से हमने न्यूक्लिक एसिड के ओरिजिन को देखा और इसके हमने ये बताया कि इसका जो एक बैकबोन है वो किससे बनी हुई है, फॉस्फोरस और शुगर और नाइट्रोजनस बेस, और इनकी खोज किसने की। जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम लेते हुए चल रहे हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ DNA। जब स्ट्रक्चर ऑफ DNA की हम बात करेंगे, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का जो पहला पार्ट्स है DNA, उस DNA का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो अक्सर हम ये कहते हैं कि DNA, ये DNA है और ये RNA, ये मान लेते हैं। सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड की हम बात करते हैं। जबकि 2 चीज़ तो हमने स्पष्ट कर दी है, जहाँ पर यूरेसिल बेस है RNA में और वहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर है DNA में, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, RNA में यूरेसिल बेस है। और RNA में
राइबोस शुगर है और डीएनए में हमारे पास आरएनए में हमारे पास राइबोस केवल राइबोस शुगर है। इसलिए आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है और डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की जब हम बात करते हैं, जब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि इसका जो बैकबोन बना हुआ है वो फॉस्फोरस और दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और पायरामिडिन, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, और उसके बाद एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर, इन दोनों से बना है। अब बात ये आ गई कि ये तो एक सिस्टम बन गया हमारा, ये सिस्टम, ये इस तरीके से जब हम कहते हैं कि डीएनए तो डबल स्टैंड है, ऐसे डबल स्टैंड आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब हम एक की बात कर रहे हैं कि ये, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि ये जो बैंड बना हुआ है ये फॉस्फोरस और यहाँ पर शुगर, और इस शुगर के साथ यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, इसको बता रहे हैं। फिर जाकर के फॉस्फोरस, फिर जाकर के शुगर, फिर यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस, फिर जाके फॉस्फोरस। अब ये नाइट्रोजनस बेस सेकंड जो हमारी बैकबोन आती है, सेकंड जो थ्रेड आता है, उस थ्रेड से जो जुड़ता है, हम उसकी स्टडी करेंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।